नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप स्वागत है। आज हम दुनिया की हर बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, वो खबरें जिन्होंने पूरे हफ्ते दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। खबर का हर पहलू, हर विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे। आज बांग्लादेश के उस सियासी चेहरे की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। 17 सालों के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे। तारिक रहमान का उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। ढाका की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों ने तारिक रहमान की उनका स्वागत किया। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बांग्लादेश की सियासत में अहम मोड़ आने वाला है। यूनुस सरकार के चुनावों के ऐलान के बाद तारिक रहमान की वापसी को काफी अहम माना जा रहा है। 60 साल के तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान भी बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। तारिक रहमान लंबे समय से बांग्लादेश की सियासत में सक्रिय थे। समय के साथ तारिक बीएनपी में अहम किरदार निभाने लगे। पार्टी के लिए रणनीति तैयार करने का काम तारिक ही करते रहे हैं, लेकिन खालिदा जिया की सरकार जाने के बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें बांग्लादेश का डार्क प्रिंस भी कहा जाता था। आपको बता दें कि तारिक रहमान करीब 17 साल बाद अपने देश लौटे हैं। वो 2008 से लंदन में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। तारिक रहमान पर खालिदा जिया के सत्ता में रहने के दौरान कई गंभीर आरोप भी लगे थे। 2001 से 2007 के बीच राजनीतिक प्रभाव आसमान छू रहा था, लेकिन 2007 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें 2018 में ग्रेनेड हमले के मामले में उम्र कैद की सजा भी मिली थी। भ्रष्टाचार और प्रभाव का इस्तेमाल करने के कई मामलों में दोषी भी करार किया गया था, लेकिन अब यूनुस सरकार में उन्हें इस मामलों में राहत मिल गई है। बांग्लादेश लौटने के बाद तारिक ने कहा है कि लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए। सुरक्षित बांग्लादेश के लिए हमारे पास प्लान है। बांग्लादेशेर मानुष কথা বলার অধিকার ফিরে পেতে চায়। তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে চায়। এই দেশে যেমন পাহাড়ের মানুষ আছে, এই দেশে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। আমরা দেশের স্বপ্ন একজন মা দেখেন, যে বাংলাদেশে একজন নারী, একজন পুরুষ, একজন শিশু যেই হোক না কেন নিরাপদে ঘর থেকে বের হলে নিরাপদে ইনশাআল্লাহ ঘরে আবার ফিরে আসতে পারে। बांग्लादेश के हालात ना किसी से भी छुपे नहीं है और ये साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए जग जाहिर भी हो चुका है। ऐसे में क्या कुछ वहां पर ग्राउंड स्थिति क्या कुछ कहती है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, नवल संघ परमार हमारे सहयोगी ढाका से हमारे साथ जुड़ रहा है। नवल संघ, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी जो हम देख रहे हैं तारिक रहमान के आने के बाद से सियासी भूचाल किस तरह से नजर आएगा और बांग्लादेश में अभी मौजूदा स्थिति क्या कहती है? क्या अभी मौजूदा स्थिति कुछ और किसी तरफ इशारा कर रही है या अभी अमूमन स्थिति जस की तस बनी हुई है? नवल संघ, देखिए, अभी 12 फरवरी को अगले साल 12 फरवरी को बांग्लादेश में पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जिसमें अराउंड 300 सीट्स है पार्लियामेंट की। उसके ऊपर इलेक्शन होगा और अभी तो देखा जाए तो इलेक्शन से पहले जो माहौल जो है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, वो एक वीक पहले 10 दिन पहले की जो स्थिति रही थी, 18 तारीख को जो वारदात हुई, उसके बाद माइनॉरिटी पे अटैक हुआ, मीडिया पे अटैक हुआ और आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। उसमें प्रोटेस्ट वगैरह जारी रहता है और फंडामेंटलिस्ट फोर्स जो है यहाँ पे वो को यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से खुली छूट मिली हुई है। उनका कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी स्थिति में इलेक्शन होने वाला है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से, जब से तारिक रहमान की वापसी की बात है और उससे पहले मीडिया का प्रेशर बना, इंटरनेशनल प्रेशर बना, तो कहीं ना कहीं यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी स्थिति संभालने की कोशिश करता दिख रहा है। हालांकि उनसे स्थिति इतनी संभल नहीं रही है, लेकिन कोशिश करता दिख रहा है। तो उसको लेके आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो हो सकता है इलेक्शन हो, और अगर स्थिति और बिगड़ी और जिस तरीके से बांग्लादेश का इलेक्शन वायलेंस के लिए जाना जाता है, अगर और कुछ घटनाएं हुई तो लोगों में डर का माहौल तो पहले से ही है और अगर कुछ बड़ी वारदातें होती है तो ये डर का माहौल की वजह से इलेक्शन ना भी हो।
लेकिन अभी की स्थिति में देखा जाए तो बीएनपी पार्टी में तारिक रहमान की वापसी के बाद 17 साल के बाद उनकी वापसी हुई है। उनकी मदर काफी सालों से बीमार है, अभी क्रिटिकली बीमार है और हॉस्पिटलाइज है। ऐसी स्थिति में बीएनपी पार्टी का नेतृत्व नहीं था, तो तारिक रहमान के आने से उनको नेतृत्व मिला है। और निश्चित तौर अवामी पर लीग नेतृत्व तो मिला है, लेकिन आगे देखना होगा नवल सिंह कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि साफ तौर पर बांग्लादेश में जो आगजनी हो रही है, जो आग उठ रही है, उसकी लपटें ना पूरी दुनिया में साफ तौर पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं वो इससे काफी प्रताड़ित होते हुए भी नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार सब कुछ बयां कर रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेशन टू नेशन में वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो किस तरह की स्थितियां और दुनिया भर में चल रही हैं और वेनेजुएला को लेकर जो ट्रंप की नीतियां हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, सब कुछ बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेनेजुएला के ड्रग कोर्टल पर हमलों के साथ अमेरिका, नाइजीरिया और सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले कर रहा है। अमेरिका ने क्रिसमस की रात नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप का आरोप है कि नाइजीरिया में आईएसआईएस ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से हत्या कर रहा है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने सटीक हमला कर कई आतंकियों को मार गिराया है। और वहीं इससे पहले अमेरिका ने सीरिया में भी आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया था। अमेरिका ने सीरिया के शहर पलमायरा में 13 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 नागरिक की मौत का बदला लिया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और तोप खाने का इस्तेमाल कर सीरिया के मध्य हिस्से में कई ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने 70 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया और 100 से अधिक प्रिसीजन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। ये सभी ठिकाने आईएसआईएस के इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों से जुड़े थे। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने कैसे हमला किया और हमले के बाद ट्रंप ने क्या कहा। नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया गया। आईएसआईएस के ठिकानों पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। अमेरिकी नौसेना ने टॉम हॉक से सटीक हमला किया। सोकोतो राज्य में गिनी की खाड़ी से दागी गई मिसाइलें और सोकोतो राज्य में आईएसआईएस सहेल नाम का गुट सक्रिय था, जिस पर साफ तौर पर यह देखा गया। ट्रंप ने कहा, निर्दोष ईसाइयों की हत्या कर रहा है आईएसआईएस, ये ट्रंप का कहना है, और ईसाइयों की हत्याएं जारी रहीं तो और आतंकी मारे जाएंगे, ये साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने 2 नवंबर को ही नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या और हमले बंद नहीं हुए तो अमेरिका बड़ी कार्रवाई करेगा। दरअसल नाइजीरिया में लंबे समय से हिंसा जारी है। नाइजीरिया की आबादी करीब 22 करोड़ है, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई और मुसलमान रहते हैं। उत्तर पूर्व में बोको हराम और उसका सहयोगी संगठन आईएसआईएस वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे आतंकी गुट सक्रिय है, जिन्होंने बीते 10 साल में हजारों लोगों को मारा है। तो साफ तौर पर अगर देखें तो ये स्थिति कमोवेश ऐसी ही बनी हुई है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसी स्थिति जारी रही तो उसके बाद जो स्थितियां हैं वो कमोवेश ऐसी ही रहेंगी और जो अमेरिका है वो लगातार इस पर और ज्यादा एक्शन लेता हुआ नजर आएगा, जो तमाम नीतियां लगातार बनती हुई नजर आई हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। सीरिया के होम्स शहर में कल नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई और 21 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दीवारों में छेद, टूटी खिड़कियां देख आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि धमाका कितना भीषण था। बताया जा रहा है कि धमाका मस्जिद के मुख्य नमाज हॉल में एक कोने में हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नमाज की दरिया फटी हुई हैं और चारों ओर मलबा बिखरा हुआ है। माना जा रहा है कि धमाके को या तो आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया या वहां पहले से ही विस्फोटक रखे गए थे। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। और गाजा पर इजराइल के रक्षा मंत्री ने उनका बयान सामने आया है। तेल अवीव में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्ड्स ने साफ कर दिया है कि इजराइल गाजा पट्टी से पूरी तरह से पीछे नहीं हटेगा। वहीं और उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से वहां एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्र हमेशा बरकरार रखेगा, यह भी कहा है। कार्ड्स ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर
नियंत्रण को ईरान से होने वाली हथियारों की तस्करी रोकने के लिए अनिवार्य भी बताया है। और आइए अब आपको इजरायली रक्षा मंत्री काट्स के बयान की बड़ी बातें बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो बात रखी है वो उन्होंने कहा है कि इजराइल गाजा पूरी तरह खाली नहीं करेगा। साफ तौर पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इजरायली समुदाय के लिए बनाए जाएंगे जो सुरक्षा जोन है वो बनाएंगे जाएंगे, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इजरायली बस्तियों के पास नाहल चौकियां बनाएंगे। इसके अलावा जो उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण की जरूरत है। तो ये तमाम अहम बातें हैं जो इन्होंने कही, और ये अपने आप बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण है जो सुरक्षा नियंत्रण को और ज्यादा चाक-चौबंद करती हुई नजर आती है। 20 दिन की लड़ाई के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग थम गई है। दोनों देशों ने सहमति से सीज फायर किया। थाईलैंड के रक्षा मंत्री नथापोन नागपानिच और कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री टीसिया ने आज थाईलैंड के चंथाबुरी प्रांत में एक बॉर्डर चेक पॉइंट पर सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर से दिसंबर की शुरुआत में भड़क उठा था। पिछले 20 दिनों से जारी इस संघर्ष में कई लोगों की जान चली गई, जबकि दोनों देशों की सीमा से सटे इलाकों से 5 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और आइए अब आपको बताते हैं कि इन दोनों देशों के बीच क्या है, जो विवाद है वो क्या है। थाईलैंड और कंबोडिया में 118 साल पुराना यह विवाद है जो लगातार हमने देखा समय समय पर और ज्यादा गहराता हुआ नजर आया। दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर सीमा को लेकर यह विवाद है जो अपने आप में काफी विवादास्पद रहा है, और इंटरनेशनल फोरम से भी इस पर पैनी नजर हमेशा से रखी गई है। कई बार यह कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आया है। 1907 में फ्रांस ने दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा खींची और उस दौरान कंबोडिया फ्रांस के अधीन था। वहीं प्रिय विहर मंदिर को कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया। प्रिय विहर मंदिर को थाईलैंड अपना मानता है। वहीं ता मुएन थॉम मंदिर का थाईलैंड में इसे दिखाया गया। ता मुएन थॉम मंदिर को कंबोडिया अपना मानता है, और ऐसे में दोनों ही देश सीमा विभाजन से खुश नहीं थे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ता गया, और क्या इसके मौजूदा जो कारण रहे हैं वो क्या कहते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और आपको बताएं कि जापान एक बार फिर परमाणु ऊर्जा की ओर लौटने की तैयारी में है। जापान दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशिवाजाकी करीवा को दोबारा शुरू करने जा रहा है, और यह प्लांट जापान की राजधानी टोक्यो से करीब 220 किलोमीटर दूर निगाटा प्रांत में है। साल 2011 में आई भीषण सुनामी और भूकंप के बाद जापान ने अपने सभी 54 परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए थे। इसकी वजह फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ गंभीर हादसा था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 11 मार्च 2011 को आई सुनामी से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा था। रिएक्टर के क्षतिग्रस्त होने से रेडिएशन फैलने लगा था, और जिससे जमीन, हवा और समुद्र का पानी भी प्रभावित हुआ। हालात इतने खराब थे कि प्लांट के 20 किलोमीटर के दायरे को खाली करना पड़ा। करीब 27,000 परिवारों यानी लगभग 1.5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, और इस हादसे में 1986 के चोर्नोबिल हादसे के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु हादसा इसे माना गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ये जो स्थितियां थी उस दौरान ये देखने को मिली, और लगातार इस पर उसके बाद भी कई सालों तक जो था वो अभी भी इससे उबर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो स्थितियां थी वो अपने आप में बहुत कुछ दिखाती है। अब आपको बताते हैं कि क्यों खास है जापान का काशिवाजाकी करीवा परमाणु संयंत्र, जिसे जापान फिर से शुरू करने जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि अंत में आपको रूस की राजधानी मॉस्को से आई खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। मॉस्को में आज तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया। घरों के आगे बर्फ जम चुकी है। छोटे छोटे बच्चे बर्फ में खेल रहे हैं। तो ये तमाम जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो हम आपके लिए संजो कर लाए थे पूरी दुनिया भर की, कि किस तरह से जो पूरा स्थितियां रही हैं वो क्या कुछ कहती हैं। तो आप इसे देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।